आज हमारा जो टॉपिक है वो है गोलमेज सम्मेलन, जिसे इंग्लिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इस प्रकार की 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी। कितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी? 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। एक हुआ था 1930 में। कब? 1930 में। दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 कॉन्फ्रेंस इस तरीके से हुई थी। पहले हम जानते हैं कि गोलमेज सम्मेलन का पृष्ठभूमि क्या रहा है। तो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो आई थी 1930 में। कब आई थी? 1930 में साइमन कमीशन की रिपोर्ट। साइमन कमीशन की जब रिपोर्ट आई थी तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए और नए अधिनियम पर चर्चा करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, किसने कहा? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट और आगे जो भी अधिनियम बनने जा रहा है उसकी भारतीयों के माध्यम से चर्चा होनी चाहिए। इसलिए साइमन कमीशन पर चर्चा करने व नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करने के लिए ब्रिटेन के अंदर जो सम्मेलन आयोजित किए गए उसे ही हम गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, इसको जानते हैं कि किस उद्देश्य से गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। तो गोलमेज सम्मेलन का जो प्रथम उद्देश्य था वो था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार किया जाए और दूसरा था नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करना। किस अधिनियम का? 1935 में जो अधिनियम आएगा उसका प्रारूप तैयार करने के लिए भी गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब इस प्रक्रिया में इन्होंने यह भी कहा कि जो भी विचार हो, जो भी समीक्षा हो, उसमें भारतीय व ब्रिटिश मिलकर, यानी कि दोनों मिलकर इसकी चर्चा करें ताकि ये मैसेज जाए, मतलब कि इंडिया में ये मैसेज जाए कि आत्मनिर्णय के सिद्धांत का यहाँ पर उल्लंघन नहीं किया गया है। अर्थात जो कानून भारत के लिए बनने वाला है उसमें भारतीयों को भी शामिल किया जा रहा है कि वो चर्चा करके बताएं कि नया अधिनियम कैसा होगा। और इसके पीछे से छुपा हुआ उद्देश्य यह भी है कि इस प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाए ताकि साइमन कमीशन के विरोध के कारण जो राष्ट्रवाद पनपा है, जो असंतोष पनपा है, उसको भी कम किया जा सके और भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जा सके। ये इसका छुपा हुआ उद्देश्य था। तो आते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से लेकर के जनवरी 1931 तक चला था। कब तक चला था? जनवरी 1931 तक। और कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस हुआ था? तो ये कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। कहाँ पर? लंदन में हुआ था, जो ब्रिटेन की राजधानी है उस समय भी थी और आज भी है, और टेम्स नदी के किनारे ये लंदन बसा हुआ है। तो लंदन में हुआ था सेंट जेम्स पैलेस में। कहाँ हुआ था? सेंट जेम्स पैलेस। सेंट जेम्स पैलेस में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के, यानी कि इस कॉन्फ्रेंस के जो उद्घाटन करता थे, जिन्होंने इसका उद्घाटन किया था, वे थे सम्राट जॉर्ज पंचम। कौन थे? सम्राट जॉर्ज पंचम। सम्राट जॉर्ज पंचम ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, यानी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन किए थे अध्यक्षता? रैमजे मैकडोनाल्ड। मैकडोनाल्ड ने इसकी अध्यक्षता की थी। और मैकडोनाल्ड जो थे वे ब्रिटिश पीएम थे। क्या थे? पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री थे उस समय ब्रिटेन के, और ये लेबर पार्टी के पीएम थे।
उस समय किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की सरकार थी ब्रिटेन में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आई थी 1930 में, उसके 4 बिंदुओं को आप लोग को ध्यान में रखना है जिस पर चर्चा हुई थी इस गोलमेज सम्मेलन में, यानी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन में साइमन कमीशन के रिपोर्ट की 4 बिंदुओं पर बहुत चर्चा हुई थी। तो वो था, पहला जो था वो था भारत के प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। 1919 का जो अधिनियम आया था, उस अधिनियम के माध्यम से आंशिक उत्तरदायित्व आया था, लेकिन अब 1935 में जो अधिनियम आएगा, कब आएगा? 1935 में। 1935 में जो अधिनियम आएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, और उसके आधार पर 1935 के आधार पर 1937 में क्या होंगे? इलेक्शन होंगे। तो 1937 में भारत के प्रांतों में चुनाव होंगे और पहली बार भारत में मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या होंगे? पहली बार भारत में मुख्यमंत्री बनेंगे। तो भारत में मुख्यमंत्री बनने की जो शुरुआत हुई वो किस अधिनियम से हुई? 1935 के अधिनियम से। और 1935 के अधिनियम का आधार क्या है? तो 1935 के अधिनियम का आधार क्या है? गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलनों का आधार क्या है? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, यानी कि भारत के प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था और इस पर चर्चा हुई थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। और दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है वह है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया जाए, यानी कि द्वैध शासन के कारण प्रांतों में असंतोष बढ़ा है, इसलिए प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए द्वैध शासन को समाप्त किया जाए और केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया जाए। ये भी साइमन कमीशन के रिपोर्ट में कहा गया था, जिस पे चर्चा हुई थी। और ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। भारतीय संघ बनाने की बात साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था और इस पर चर्चा भी हुई। 1935 के अधिनियम में इसको लाया गया, लेकिन यह संघीय स्तर पर लागू नहीं हो सका, यानी भारतीय संघ बनाना संघीय स्तर पर लागू नहीं हो सका। और जो 4th पॉइंट इसका था वो ये है कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए। ये 4 पॉइंट ऐसे थे जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में छाए रहे, जिस पर चर्चाएं हुई। यूं कहे कि ये जो रिपोर्ट है 1930 की, जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है, ये एक किताब की तरह थी। और इस पूरी रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए नवंबर 1930, कब? नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक लंदन में पहला सम्मेलन बुलाया गया, जिसे हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन बोलते हैं। और इसमें कुल प्रतिनिधि जो भाग लिए थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, तो कुल प्रतिनिधि भाग लिए थे 89। कितने लिए थे? 89 प्रतिनिधि भाग लिए थे इसमें। किसी किसी बुक में 90 भी देता है, लेकिन एथेंटिक बुक में 89 है। और ये 89 जो प्रतिनिधि भाग लिए थे ये 3 तरह के थे, 3 जगहों से थे। यूं कहे कि 3 जगह से थे। एक थे ब्रिटिश प्रांत से 57 सदस्यों ने भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। ब्रिटिश प्रांत मतलब कि जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष रूप से शासन था, जैसे कि बंगाल हो गया आपका, मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन था। तो वहाँ से 57 लोगों ने भाग लिया था। और दूसरा था देसी रियासत, जहाँ से 16 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। देसी रियासतें उस समय कम से कम 600 देसी रियासतें थी, जैसे जौनपुर, हैदराबाद, जूनागढ़, इस तरह की देसी रियासतें थी। और जो तीसरे थे उसमें भी 16 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। ये थे 16 ब्रिटिश अधिकारी, यानी कि ब्रिटिश प्रवक्ता थे 16। तो ये सब मिलाकर के हो गए आपके 89 प्रतिनिधि ने इसमें भाग लिया था। किसमें? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में 89 प्रतिनिधि ने क्या किया था? भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था।
किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगर पूछा जाए कि क्यों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, वो अपने चरम पे था, तो उसको स्थगित करके या फिर रोक करके कांग्रेस में भाग नहीं लिया जा सकता था। इसलिए कांग्रेस भाग नहीं ले सकती थी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में, इसलिए कांग्रेस ने उसमें भाग नहीं लिया था। और दूसरा था हिंदू महासभा। तो हिंदू महासभा की तरफ से भाग लिए थे M.R. जयकर। हिंदू महासभा की तरफ से कौन लिया था? M.R. जयकर और V.S. मुंजे। तो M.R. जयकर और V.S. मुंजे ने हिंदू महासभा की तरफ से प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। और लिबरल पार्टी की तरफ से भाग लिए थे तेज बहादुर सप्रू। किसने लिया था? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू ने भाग लिया था। और C.Y. चिंतामणि। किसने लिया था? C.Y. चिंतामणि। यानी कि तेज बहादुर सप्रू और C.Y. चिंतामणि ने लिबरल पार्टी की तरफ से क्या किए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। और मुस्लिम लीग की तरफ से भाग लिए थे मोहम्मद शफी। कौन लिया था? मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना। अली और अली जिन्ना अलग अलग हैं, तो मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना। और थे आगा खां। कौन थे? आगा खां। तो ये 4 लोग भाग लिए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। और सिख संप्रदाय की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे सरदार संपूर्ण सिंह। किसने किया था? सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह। सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह ने सिंह संप्रदाय की तरफ से पार्टिसिपेट किए थे। और दलित वर्ग से जो पार्टिसिपेट किए थे वे थे अंबेडकर जी। कौन थे? अंबेडकर जी ने दलित वर्ग की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। और पूंजीपति यानी व्यापारी वर्ग जो पार्टिसिपेट किए थे इस गोलमेज सम्मेलन में वे थे होमी मोदी ने पार्टिसिपेट किया था। किसकी तरफ से? पूंजीपति और व्यापारी वर्ग की तरफ से। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस था प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। क्या हुआ? असफल रहा, सफल नहीं हुआ। क्योंकि इसका कारण था कि जो भारतीय लोग थे, भारतीयों का सांप्रदायिकता के मुद्दे पर बुरी तरह से ये उलझ गए थे। तो सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी भारतीयों की, इसलिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या रहा? असफल रहा। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल होने से अंग्रेजों को लगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन इसलिए असफल हो गया है कि कहीं न कहीं इसमें उस समय की सबसे बड़ी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया है। अंग्रेजों को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी ने भाग नहीं लिया है, इसलिए ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ? असफल हुआ है। तो उस समय ब्रिटिश की तरफ से जो भारतीय वायसराय थे वो कौन थे? इरविन थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें इरविन थे वायसराय। अब कांग्रेस के जो कर्ता धर्ता थे यानी लीडर थे वे गांधी जी थे। तो ब्रिटिश के जो वायसराय था, मतलब भारतीय वायसराय जो था ब्रिटिश की तरफ से, तो इरविन की मजबूरियां थी कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया है 1930 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता के कारण राष्ट्रवाद बढ़ रहा है भारत में, इसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, यानी राष्ट्रवाद को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। इस कारण जो इरविन है वो गांधी की तरफ झुका,
उनसे समझौता करने के लिए। और गांधी जी की जो मजबूरियां थी वो ये थी कि जो असहयोग आंदोलन चल रहा है वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन है, वो अपने चरम पे तो पहुंच गया है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन को लगातार नहीं चलाया जा सकता, इसलिए इसको स्थगित करना जरूरी था। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिला वर्ग और व्यापारी वर्ग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, तो उन लोगों का भी दबाव था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण महिला वर्ग बहुत लंबे समय तक बाहर नहीं रह सकती और व्यापारी वर्ग बहुत लंबे समय तक अपनी दुकान बंद नहीं कर सकते, अपना व्यापार बंद नहीं कर सकते, इसलिए भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना जरूरी था। इसलिए गांधी जी भी इरविन की तरफ झुके और गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता होता है जिसको गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। इसमें कुछ शर्तें रखी गई, जैसे कि गांधी जी ने कुछ शर्तों को माना, जैसे कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। स्थगित करने का मतलब कि रोक देंगे, इसको फिर से स्टार्ट किया जा सकता है, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देंगे। और सेकेंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, यानी कि सेकेंड गोल में जो सम्मेलन है, उसमें कांग्रेस ज़रूर भाग लेगी। ये गांधी जी ने इस शर्त को माना। और इरविन ने भी कुछ शर्तों को माना, जैसे कि जो शराब की दुकानें हैं, नशीली पदार्थ की दुकानें हैं, वहाँ धरना देने का अधिकार होगा भारतीयों को। तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का अधिकार होगा भारतीयों को। राजनीतिक कैदी को भी रिहा कर दिया जाएगा जिनकी वजह से हिंसा न फैली हो। तो इस तरीके से कुछ शर्तों को इरविन ने ही माना। एक गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ। फिर उसके बाद सेकेंड गोल में सम्मेलन होता है। तो सेकेंड गोल में जो सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1931 में। सेकेंड गोल में सम्मेलन 1931 में हुआ था। और इसकी उस समय जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड वेलिंगटन। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय के वायसराय थे और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सेकेंड गोल्ड में सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे ब्रिटिश पीएम। उस समय ब्रिटिश पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ये फर्स्ट गोल्ड में सम्मेलन में भी यही थे, अध्यक्षता कर रहे थे रैमजे मैकडोनाल्ड। एक चीज याद रखिए कि फर्स्ट गोल में सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड ही पीएम थे और सेकंड में भी रैमजे मैकडोनाल्ड पीएम है, लेकिन फर्स्ट गोल में सम्मेलन में रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वो लेबर पार्टी से पीएम बने थे। और सेकेंड गोल में सम्मेलन होने के 2 दिन पहले ही ब्रिटेन में सरकार गिर जाती है। इसके बाद जो सरकार बनी वो राष्ट्रीय गठबंधन सरकार बनी, यानी कि रैमजे मैकडोनाल्ड जो बने वो राष्ट्रीय गठबंधन सरकार की तरफ से पीएम बने थे ब्रिटेन के। कांग्रेस ने इसमें भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से कौन भाग लिया था? गांधी जी। यानी कि सेकेंड गोल में सम्मेलन में किसने भाग लिया था? गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी जिस जहाज से लंदन गए थे सेकेंड गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस जहाज का नाम था यश राजपुताना। यश राजपुताना जहाज से गांधी जी लंदन गए थे। और महिला वर्ग की तरफ से भाग ली थी सरोजनी नायडू। किसने लिया था महिला वर्ग की तरफ से? सरोजनी नायडू। और पूंजीपति वर्ग की तरफ से भाग लिए थे घनश्याम दास बिरला। घनश्याम दास बिरला ने पूंजीपति की तरफ से भाग लिए थे। तो यहाँ पर गांधी जी, सरोजनी नायडू और घनश्याम दास बिरला तीनों कांग्रेस के ही मेंबर थे, लेकिन गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया। और लेकिन जो सरोजनी नायडू और घनश्याम दास बिरला थे, तो सरोजनी नायडू महिला वर्ग की तरफ से भाग ली थी और पूंजीपति वर्ग की तरफ से घनश्याम दास बिरला ने भाग लिया था।
और दलित वर्ग की तरफ से आप जानते ही हैं अंबेडकर जी ने भाग लिया था। अंबेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। और इसमें प्रतिनिधि जो थे, भाग लेने वाले की जो संख्या थी वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में बहुत अधिक ज़्यादा थी। और ध्यान रखिए, जब साइमन कमीशन भारत में आया उसके बाद से ही अंबेडकर जी लगातार अपने समाज की सुरक्षा के लिए, यानी कि एससी मतलब जो है शेड्यूल कास्ट है, उनकी सुरक्षा के लिए लंदन में आवाज़ उठाई कि अगर हिंदुस्तान में अगर किसी का शोषण हुआ है तो वो दलित वर्ग का हुआ है। जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन्होंने बहुत वजनदार बात रखी जिसको गांधी जी भी सुन रहे थे। उन्होंने कहा, चाहे भारत में मुस्लिम शासन रहा हो, चाहे हिंदू शासन रहा हो, लेकिन यह सर्वविदित सत्य है कि भारत में दलितों का व्यापक शोषण हुआ है। और जब भारत में अंग्रेजी शासन शुरू हुआ उसके चलते हुए 150 साल से भी ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी दलित को उसको जो दलित है, दलित को उसके हक का अधिकार नहीं मिला है। आज भी उसको उसके हक का अधिकार नहीं मिला है। जब अब अधिकार नहीं मिला है तो हमारी अब निराशाएं बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हमें अधिकार मिले, मतलब कि उन्होंने सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत दलित वर्ग के लिए सीटों की मांग की। और उसी सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी ने ये कहा कि नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ, मैं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत जो दलित वर्ग को सीटें दी जाएंगी उसका मैं विरोध करता हूँ। गांधी जी ने ये चीज़ें कही। 1931 में सेकेंड जो राउंड कॉन्फ्रेंस हो रहा था वो ख़त्म हुआ और दिसंबर में गांधी जी आते हैं इंडिया वापस और वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से 4 जनवरी 1932 कब 4 जनवरी 1932 4 जनवरी 1932 को लॉर्ड वेलिंगटन, जो बहुत एक्टिव वायसराय था, तो लॉर्ड वेलिंगटन ने गांधी जी को गिरफ्तार करके पूना के यरवदा जेल में क्या किए, बंद कर दिए। फिर 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा होती है, जिसमें 2 घोषणाएं महत्वपूर्ण थी, जिसमें यह कहा गया कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाएगी। यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में सीट आरक्षित की जाएगी। और दूसरी घोषणा ये हुई कि भारत में दलित समुदाय, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट है, अल्पसंख्यक समुदाय है, ये भी घोषणा हुई इसके माध्यम से कि दलित समुदाय भी अल्पसंख्यक समुदाय है, इसको भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत जितनी भी ब्रिटिश प्रांत हैं उसमें 71 सीटें आरक्षित की जाएंगी या फिर की जाती हैं। ये घोषणा हुई किसके तहत, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के तहत ये घोषणा की गई। इसके बाद तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ जो 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन बहुत बड़ा निर्णायक नहीं था। इसमें कुछ भी नई चीज़ें नहीं आई। जो भी फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन और सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में मांगे की गई थी उसी को डॉक्यूमेंटेड किया गया, लिखा गया, उस पर विचार किया गया और एक रिपोर्ट बनाई गई जिसको आगे 1935 के अधिनियम के रूप में पेश किया गया। तो इसमें जो शामिल प्रतिनिधि थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? थर्ड गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर जी, ने पार्टिसिपेट किया था। और कांग्रेस ने थर्ड गोलमेज सम्मेलन में शामिल कांग्रेस नहीं हुई। कांग्रेस ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया और मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल नहीं हुए थे।
लेबर पार्टी की तरफ जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे, पीएम थे ब्रिटिश के, यानी कि लेबर पार्टी भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं की थी, जो ब्रिटेन की लेबर पार्टी थी। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में जो वायसराय थे वे थे लॉर्ड वेलिंगटन, जो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन के भी वायसराय थे। वो थर्ड में भी यही वायसराय थे। कौन थे? लॉर्ड वेलिंगटन थे। और भारत सचिव उस समय थे, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के समय, वो थे सैमुअल होर। कौन थे? सैमुअल होर थे भारत सचिव। इस सम्मेलन के बाद, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया, जिसको गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष भी कह सकते हैं, जो भावी अधिनियम का प्रारूप था, यानी कि 1935 के आने वाले अधिनियम का प्रारूप था, जिसके आधार पे 1935 का अधिनियम बना। तो ये रहा हमारा गोलमेज सम्मेलन, जिसको मैंने आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने का प्रयास किए। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।